नमस्ते बच्चों, मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको रीतिकाल के नामकरण के बारे में बताया था कि रीतिकाल का नामकरण किस प्रकार से हुआ, और उसके बाद आज मैं आपको बताऊंगी रीतिकाल की पृष्ठभूमि। रीतिकाल की पृष्ठभूमि में मैं आपको राजनीतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ और सांस्कृतिक परिस्थितियों के बारे में समझाऊंगी। देखो बच्चों, जो ये रीतिकाल का समय था, इस समय जो लगभग 200 साल का ये समय था, और उसमें जो साहित्य रचा गया उस समय की परिस्थितियों का बहुत प्रभाव था। रीतिकाल ने कई समय काल देखे, जैसे कि उन्होंने मुगलों का वैभव देखा, उनका पतन भी देखा और अंग्रेज़ों का उदय भी देखा। तो इस जो रीतिकाल का समय था, इस समय खूब मुगलों का खूब उन्नति भी हुई। मुगलों ने खूब अपना शासन किया, एक छत्र राज किया, और फिर उनकी पराजय भी देखी, और उसके बाद जब वो छिन्न भिन्न हो गए, तब अंग्रेज़ों का शासन का उदय हुआ, और वो समय भी इस रीतिकालीन कविता ने देखा। अब देखते हैं कि उस समय में जो शाहजहाँ थे, शाहजहाँ ने बहुत से ये ताजमहल का निर्माण कराया, और 1658 ईस्वी में उसके पुत्र औरंगजेब और दारा शिकोह जो थे, उनके बीच में सत्ता का संघर्ष आरंभ हो गया, और दारा की हत्या कर औरंगजेब ने सत्ता पर अधिकार कर लिया। क्योंकि उस समय क्या होता था बच्चों कि जो सत्ता थी वो इसी तरह से हथियाई जाती थी, और एक दूसरे को मार कर ही वो राज किया जाता था। तो ये जो समय था, उस समय यहाँ पे शाहजहाँ के पुत्र ने औरंगजेब और दारा शिकोह में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, और औरंगजेब ने अपने भाई की हत्या करके और गद्दी पर अधिकार कर लिया। लेकिन जो औरंगजेब था वो आतताई था, और वो बहुत ही कट्टरवादी था। उसके अत्याचारों के कारण जागीरदार और हिंदू राजाओं में उपद्रव करने शुरू कर दिए कि उसने अत्याचार किए, तो जो राजा थे हिंदू वहाँ के, और उनमें विद्रोह आरंभ हो गया, और उसके शासन पर अधिकांश समय इन उपद्रवों को दबाने में ही बीता। क्योंकि भाई, एक जब राजा होता है, कोई सम्राट होता है, बादशाह होता है, वो अपनी प्रजा पर ध्यान देता है। लेकिन होता क्या था कि जब उसका जो अत्याचार था, उसकी जो आतताईपन था, उसके कारण जो हिंदू राजाओं ने विद्रोह किया, तो उसका जो अधिकांश समय था, बजाय अपनी प्रजा पर ध्यान देने के, अपने राज्य पर ध्यान देने के लिए, उनकी उन्नति की ओर ध्यान देने पर वो उनको सिर्फ उन विद्रोहों को दबाने में ही लगा रहा। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका द्वितीय पुत्र आलम शाह गद्दी पर बैठा, और 1712 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। क्योंकि जब अयोग्य शासक हो जाते हैं, तो फिर उस साम्राज्य का कोई भविष्य नहीं रहता, और ऐसा ही इस मुग़ल साम्राज्य के साथ हुआ। तो जब उनके अयोग्य पुत्र बैठे और उन्होंने अत्याचार किए, तो इस तरह से उसका धीरे धीरे पतन प्रारंभ हो गया। अगले जो 50 वर्ष थे, वो ऐसे ही अस्थिरता के ही निकले, और छोटे छोटे ज़मींदारों ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कहाँ तो एक सत्ता थी, एक के अधीन सारा जो राष्ट्र था उसका संचालन हो रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब इस तरह से उनका पतन हुआ, तो अलग अलग उसमें राज्यों ने अपने आप को जीत के युद्ध करके और अपनी सत्ता को स्वतंत्र घोषित कर दिया। विलासी वृत्ति में बढ़ोतरी हुई, केंद्रीय सत्ता की पकड़ ढीली हो गई। 1738 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण ने मुग़ल साम्राज्य की नींव को ही हिला कर रख दिया, और फिर रही सही कसर जो थी 1761 में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने पूरी कर दी। तो भाई, विदेशी व्यापारी, विशेषकर जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर
कब्ज़ा जमाया और कहते हैं कि 1803 ईस्वी तक आते आते लगभग समस्त उत्तरी भारत पर अंग्रेज़ों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। तो इस तरह से जो था वो धीरे धीरे पतन हुआ और जगह जगह रियासतें हो गई, जगह जगह लड़ाई झगड़े होते रहे और जो था राष्ट्र की प्रगति होने की जगह उसका इन राजाओं के कारण, इन ऐसे अयोग्य शासकों के कारण उसका पतन होने लगा और अंततोगत्वा दूसरे के हाथ में, अंग्रेज़ों के हाथ में ये सत्ता आ गई। अब आती हैं सामाजिक परिस्थितियाँ। भाई जो सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं किसी भी काव्य का उसमें काव्य की रचना में बहुत उसकी भागीदारी होती है। तो सामंतवादी जो प्रवृत्ति का इस काल में बोलबाला था और सामंतवाद के दोष सब जगह ही हमारे को दिखते थे। एक और तो विलासी शासकों, सामंतों, अधिकारियों और जो थे वहाँ के जमींदार वगैरह, उनका बोलबाला था और दूसरी ओर गरीब जनता पिस रही थी। विलासिता की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वो जो सामंत थे, शासक थे, छोटे छोटे से ज़मींदार थे, वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगे रहते थे और बस विलास में डूबे रहते थे। तो इसके कारण जो था कोई प्रगति नहीं हो रही थी और सब जगह उत्तरोत्तर अवनति ही हो रही थी। नारी की स्थिति भी इस समय में बहुत ज़्यादा सम्मानजनक नहीं थी। सामान्य दृष्टि से उसको नहीं देखा जाता था और उसको एक वस्तु की तरह माना जाता था कि भाई नारू तो एक भोग्या है और उसको बस इसको एक वस्तु है जिसका उपभोग किया जा सकता है। एक और तो जनता पिस रही थी, उसकी ओर ध्यान नहीं था और नारी को अपनी संपत्ति माना जाने लगा था कि एक वस्तु है जिसको खरीदा और बेचा जा सकता है। तो कुल मिला के जो है ऐसा समय था कि जो वहाँ के समय जो थे राजा वो पूरी तरह से विलास में डूबे रहते थे और सुरा सुंदरी में लीन रहते थे। उच्च वर्ग जो था वो जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया था कि सुरा सुंदरी में उच्च वर्ग का जो लक्ष्य था कि बस सुरा सुंदरी में डूबे रहना और किसी को भी नारी का अपमान इस समय में बहुत हुआ। किसी भी कन्या को बलात् अपहरण कर लेते थे और बहुत मतलब सामान्य सी बात थी कि वो नारी को अपनी निजी संपत्ति मानते थे और उसको सम्मान की जनक दृष्टि से नहीं देखते थे। इसमें इस काल में जो था सामाजिक स्थिति ऐसी थी कि जो शिक्षक थे वो भी मतलब ऐसी शिक्षा उनके द्वारा नहीं दी गई कि कोई इस समाज का विकास होता। माता पिता की संतानें भी अनैतिक कार्यों में लीन रहने लगी थी और विवाहित स्त्रियां भी पति प्रेम न पाने के कारण इधर उधर प्रेम संबंध बनाती रहती थी। तो निष्कर्ष ये है कि समाज का नैतिक जो अंकुश शिथिल हो गया था और एक विलास प्रवृत्ति इस समय में हो गई थी कि जब कोई हमारे जैसे समाज में कोई आदर्श नहीं रहते, नीति नहीं रहती, कोई नैतिकता नहीं रहती है तो निश्चित रूप से वहाँ पे अनाचार बढ़ता ही है और वही स्थिति यहाँ पर रीतिकाल में हमें सामाजिक परिस्थिति में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं सांस्कृतिक परिस्थिति की। सांस्कृतिक परिस्थिति में भी अकबर, जहांगीर और शाहजहां की जो उदार नीति के कारण हिंदू मुस्लिम जो संस्कृतियाँ थीं उनमें समन्वय हुआ, क्योंकि जो जहांगीर थे वो भी हिंदुओं के प्रति उनका जो था व्यवहार वो अच्छा था। अकबर ने भी हिंदू और उसको मुस्लिम संस्कृति को बराबर का ही वो दिया है, बल दिया है, बराबर का ही उनको माना है और बराबर का सम्मान किया है। तो इस तरह से जब अच्छे शासक आए अकबर, जहांगीर और शाहजहां से, उन्होंने उदार नीति रखी, लेकिन जब औरंगजेब आए तो उनकी कट्टर धार्मिक नीति के कारण ये सारा कुछ छिन्न भिन्न हो गया। मंदिर, मठों और पीठाधीश आदि की लोभी प्रवृत्ति के कारण राजाओं और सेठों की गुरु दीक्षा लेकर भौतिक लाभ प्राप्त करने लगे। मतलब कुल मिला के जो थी वो सारी की सारी धार्मिक स्थिति वो सभी विलासी जीवन की ओर बढ़ने लगी। कर्मकांड और बाह्य आडंबर पे ध्यान दिया गया, विलासी प्रवृत्ति लोगों में बढ़ गई
और हिंदू मंदिरों और पीरों को के मतलब कुल मिला के जो था ना, हर धर्म में भी भ्रष्टाचार फैल गया। तो जो सांस्कृतिक स्थिति थी वो भी इस समय की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और इन जनता के अंधविश्वास का लाभ उठाकर मुल्ला मौलवी जो थे और पंडित पुरोहित वो उनको जनता को भटका रहे थे और उनका पूरा लाभ उठा रहे थे उनके अंधविश्वासी होने का। तो इस प्रकार से उनका प्रभाव ये जो था सांस्कृतिक स्थिति भी उस समय की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो इन सब बातों का प्रभाव पूरे इस साहित्य पर पड़ा। और इस काल में जो चित्रकला, स्थापत्य कला और संगीत कला थी उनका विशिष्ट स्थान रहा। क्योंकि मुग़लों के समय में आप देखते हैं कि कितने सुंदर सुंदर उनकी रचना हुई स्थापत्य कला की। हम देखते हैं कि स्थापत्य कला बहुत उसमें हमको उन्नत स्थिति में दिखती है। तो यहाँ पर कुछ कहीं कहीं स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत कला में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, उसका उन्नति हुई। और राम राधा कृष्ण की लीलाओं को, लोक कथाओं, महाभारत की कथाओं का चित्रण हुआ। शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई इमारतों को भी सौंदर्य का समावेश हुआ है। और आगरा का ताजमहल और दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। तो देखा जाए तो जो समय था इस समय रीतिकाल का, वो बहुत ही हर दृष्टि से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था और उसका पूरा प्रभाव उस समय के साहित्य पर पड़ा। तो बच्चों, ये सेशन जो है वो ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था और मुझे उम्मीद है कि आपको रीतिकाल की परिस्थितियाँ समझ में आई होंगी। यदि फिर भी आपके कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी। आज इतना ही, शेष अगले वीडियो में। नमस्कार।